नमस्कार दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से आ चुके हैं आप सभी लोगों के सामने लेकर एनसीईआरटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कि कौन सा है आपका शिकार संग्रहण और जो उसके आगे की चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के आप सब लोगों के सामने आ चुके हैं। तो चलिए एक बार आप लोग सब लोग जुड़ जाइए। तो आज हम लोग 6th क्लास की एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आप सभी को पता ही है कि एनसीईआरटी कितनी इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। तो उसी का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के पहले नाम से आप लोग देख लीजिए इस चैप्टर का नाम क्या है। तो इसका नाम है आपका शिकार संग्रहण से लेकर के भोजन उगाने तक। मतलब कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो उसका अगर हम लोग देखें तो क्या चीज़ें पढ़ेंगे इसमें कि कैसे मानव ने शिकार किया। जो आपका प्रारंभिक मानव था, प्रारंभिक मानव कैसे शिकार कर रहा है और किस तरीके से वह अपना जीवन स्टार्ट कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है। इन सारी चीज़ों को हम आज अध्ययन करेंगे। और इसमें क्या चीज़ें हैं कि मानव ने कैसे कृषि करना प्रारंभ किया, किन तरीकों से जो आपका रहने के प्रवास बनाए, कैसे ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल कर रहे थे। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ सकें। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं कि आपके इस चैप्टर का अगर देखा जाए तो आप सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसके बारे में कि आप सबको दिखाई दे रहा है। अगर सबको दिखाई दे रहा हो तो आप लोग बताइए। बाकी आगे इसमें देख रहे हैं हम लोग कि जैसे कि इसमें दिया हुआ है अखेट खाद्य संग्राहक। जो आखेटक आपके जो आखेट है, मतलब कि जैसे कि आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार करना। उसके पश्चात अगला क्या है, खाद्य संग्राहक। मानव ने पहली बार कब भोजन इकट्ठा करना प्रारंभ किया होगा, क्योंकि पहले की जो मानव जनजाति थी उसको हम लोग जानते हैं कि वो कैसी थी, खाना बदोश जनजाति थी, खाना बदोश जनजाति। उसके अलावा अगर और इनके बारे में कुछ चीजें देखी जाए तो भोजन के उत्पादक तक। अब उत्पादक कब हुआ मानव, मानव ने पहली बार कब उत्पादन करना प्रारंभ किया। कोई तो ऐसा समय रहा होगा जब मानव ने भोजन का उत्पादन प्रारंभ किया होगा, क्योंकि अचानक से कोई भी चीज नहीं होती है, धीरे धीरे चीजें स्टार्ट होती हैं। सुजीत, ये बैच आपका यूपीएससी, पीसीएस, नेट जेआरएफ और यूपीएसआई, आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लास। और इसमें आप लोगों को एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और जो हमारा एप्लीकेशन है द स्मार्ट विजन क्लासेस, उसमें आप लोग अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, तो आप लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। कृष्णा, राधे राधे। सच्चिदानंद जी, गुड आफ्टरनून। तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो इसमें आप लोग देखिए कि तुषार है, तुषार रेल की यात्रा कर रहा है। अब कहीं जा रहा है तुषार, तो रेल की यात्रा करते करते उसके मन में कुछ ख्याल आते हैं, कुछ विचार आते हैं। तो अब विचार क्या आ रहे हैं, उसमें से अगर हम लोग देखें कि उसमें मन में जो विचार आ रहे हैं, विचार क्या है आखिरकार, तो कह रहा है तुषार अपने एक रिश्तेदार के साथ शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। रेल यात्रा करते हुए उसे खिड़की वाली सीट मिली, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान
विपिन सर की क्लास, विपिन सर की क्लास शाम में इस समय चल रही है आपकी, तो आप लोग शाम में ज्वाइन कर सकते हैं। 30 में बता रहा है कि आखिर मानव कब से यात्रा करना प्रारंभ किया होगा। एक सवाल आना चाहिए हमारे दिमाग में, वो सोच के आ रहा है कि मानव ने कोई तो ऐसा समय रहा होगा जब मानव यात्रा करना प्रारंभ किया। आखिरकार ऐसा कौन सा समय था? तो यहां पर आपकी दीवार आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते रहते थे? जो आपका प्रारंभिक मानव था एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों घूमता रहता था? कारण तो उसका कुछ ना कुछ रहा होगा। तो उसी का जो कारण था उसके लिए है बातें कि आखिरकार यह मानव जो है क्या क्या कारण थे इसके घूमने के। तो सर्वप्रथम कारण माना जा सकता है कि यह मानव कैसा था? खाना बदोश था। तो इसको खाने के लिए जो चीजें मिल रही हैं, जिस समय तक जहां पर जो चीजें उपस्थित हैं उनका ये सेवन कर रहा है, उसके बाद वह एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता था। पहला तो ये। दूसरा क्या? क्या शिकार करता था, शिकारी था। तो जो शिकारी मानव था तो शिकार के कारण भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहा होगा, क्योंकि उसको शिकार करना है। तो शिकार के साथ भी वह कुछ दूर तक जाता रहा होगा। तो अगर यहां पर तुषार की बात किया जाए तो बताता है कि लगभग इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले लोग रहा करते थे। अब यहां पर बात कब की हो रही है? लगभग 20 लाख वर्ष पहले। अब अगर ट्रेन की बात किया जाए, रेलगाड़ी की बात किया जाए, तो ये सारी चीजें तो आपकी अभी पिछले 100 वर्षों में सारी चीजें डेवलप हुई हैं। लगभग 143 से 144 वर्ष हुए ट्रेन को प्रारंभ हुए, और बस, कार, ये सारी चीजें जो हैं ये तो आपकी 20वीं शताब्दी की हैं। तो इनका प्रारंभ तो अभी 20 साल 30 साल पहले ही हुआ। तो आखिरकार पहले जो मानव था वो किन चीजों से यात्रा करता था? कुछ तो उसके पास रहा होगा जिससे वो यात्रा करता था। तो यहां पर हमको बताया गया है 20 लाख वर्ष पहले रहा करता था। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अच्छा, आखेटक खाद्य संग्राहक हमने अभी आपको बताया। आखेटक जो शिकार करते हैं, और खाद्य संग्राहक कौन हो गया मित्रों? खाद्य संग्राहक आपका हो गया जो कि खाना को अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं कि आज हमने जो भोजन कर लिया कल के लिए भी हम बचा करके रखें। जैसे कि आज का मानव है, आप लोग भली भांति प्रकार से पता है कि आज का जो मानव है वो आपका कैसा मानव है? खाद्य संग्राहक है। अगर आपके यहाँ जो कृषि में पैदावार होती है तो आप पूरे वर्ष के लिए रख करके चीजें चलते हैं, क्योंकि आपको उसको क्या करना है? संग्रहण करके रखना है। आमतौर पर खाने के लिए भी जंगली जानवरों का शिकार करते थे। अभी आपको पता ही है कि वो किस चीजों का शिकार करते थे, तो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो और क्या चीजें हैं? आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये दिख रहा है सही तरीके से। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो चीजें यहां पर बताई जा रही हैं आप लोग दिख रही हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या था। भोजन के इंतजार करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, आखेटक या खाद्य संग्राहक, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। उसके अलावा और क्या चीजें हैं इनके साथ? तो अगर उन्हें हम लोग देखें कि कामिनी मिश्रा, राधे राधे, राधे राधे कामिनी जी, तो आमतौर पर खाने के लिए वो क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तो अब यहां पर एक पॉइंट आप लोगों के सामने आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खाने के लिए अब उस समय का मानव प्रयोग क्या करता था। तो आप लोगों के सामने है कि जंगली जानवरों का वो लोग शिकार करते थे और मछलियां, चिड़िया पकड़ते थे।
फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। जो प्रारंभिक मानव था, प्रारंभिक मानव को पता नहीं था कि हमको किस समय पर किन चीजों का सेवन करना है। आखिरकार कैसे? उसको ना तो मौसम का पता था कि मौसम कैसे परिवर्तन होता है। जो हमारे फल फूल हैं, फल फूल प्रायः आपको पता है कि कोई भी फल हमेशा जो एक वर्ष होते 12 महीने तक नहीं चलता है। तो चलते कैसे हैं मित्रों? तो जो फल फूल हैं एक सीजन के लिए आते हैं, और हम लोग हर एक जो आपका पौधा होता है, किसी पौधे के पेड़ की जड़ होती है, हर एक पेड़ को नहीं हम लोग खा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ों का हम लोग सेवन करते हैं, लेकिन हर एक पेड़ की जड़ का तो सेवन नहीं कर सकते हैं ना। उसी तरीके से जो जंगली जानवर होते हैं, जितने भी जंगली जानवर हैं, सारे जंगली जानवरों का शिकार भी नहीं हम लोग कर सकते हैं। उसमें से कुछ होंगे जानवर जिनका हम लोग शिकार कर सकते हैं, और कुछ बड़े जानवर होंगे जिनका शिकार हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मानव प्रायः उन जानवरों का शिकार करता था जो छोटे जानवर होते थे। तो मानव किनका शिकार करता था? छोटे जानवरों का शिकार करता था। उसके अलावा आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, जैसे कि हमने आपको बताया था कि कारण हमारे बीच में बहुत सारे हैं। आप कोई भी कार्य करते हैं, हर एक कार्य को करने का कारण होता है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। तो अब इनके कारण क्या रहे होंगे? तो कारण के बारे में अगर देखा जाए कि पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो क्या होता? तो वे आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खा करके समाप्त कर देते। जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि अगर किसी एक स्थान पर ज्यादा दिन तक रुकेंगे तो उत्पादन तो कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है? सेवन कर रहा है। तो अगर वह किन्हीं चीजों का उत्पादन नहीं कर रहा है, सिर्फ सेवन कर रहा है, तो क्या होगा मित्रों कि धीरे धीरे वो चीजें समाप्त होने लगेंगी, धीरे धीरे वो चीजें खत्म होने लगेंगी। तो आगे इसमें अगर देखा जाए कि इसीलिए और भोजन की तलाश में वह एक दूसरों से दूसरी जगह जाते थे। या तो हो गया हमारा पहला कारण कि पहली बात, एक स्थान पर अगर वो लोग ज्यादा दिन तक रहेंगे तो ज्यादा दिन तक रहने के कारण क्या होगा कि चीजों को वो लोग समाप्त कर देंगे। लेकिन उसके अलावा दूसरा कारण क्या था, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कामिनी मिश्रा सारा खा के खत्म कर देते, फिर दूसरे स्थान पर जाते भोजन की तलाश में। जी यही तो ये लोग करते थे कि एक स्थान की सारी चीजों को समाप्त करके तभी तो दूसरी स्थान पर जाएंगे। लेकिन ये मानव शिकारी भी तो था, तो ये लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करता रहता था। इसके बाद दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा क्या बता रहा है हमको कि इसीलिए और भोजन की तलाश में दूसरे स्थान पर जाता रहता था, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। उसके अलावा क्या है कि दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि जो मानव था, अब देखिए जानवर क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने विकास के लिए जाएगा। हिरण भागेगा मान लीजिए अपने खाना खाने के लिए, चारा के लिए एक दूसरे स्थान पर, तो उसके पीछे चीता भी जाएगा, शेर भी जाएगा, क्योंकि शेर को भी तो खाना खाना है। तो शेर किसके पीछे जाएगा? हिरण के पीछे। अब अगर जानवर जा रहे हैं किसी दूसरे स्थान पर, तो जानवरों के साथ लोग भी जाएंगे दूसरे स्थान तक, और जब साथ में जाएंगे तो दोनों लोग क्या करेंगे? वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? खाना बदोश। तो एक वर्ड हम लोगों के बीच में आया, कौन सा मित्रों? खाना बदोश। तो इस प्रजाति को क्या हम बोलते हैं? खाना बदोश।
तो ये हमारी प्रजाति कब की थी? खानाबदोश प्रजाति थी। कामिनी मिश्रा जी, हमारी टाइमिंग यही है, बेसिकली 4 से 5 रहती है हमारी क्लास की टाइमिंग। धन्यवाद कामिनी जी। ऐसे ही आप लोग ज्वाइन करिए, सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। तो यह हमारी जो प्रजाति थी इसको हम क्या बोलते हैं? खानाबदोश प्रजाति। इसके अलावा तीसरा कारण क्या था? कि जो पेड़ पौधे हैं हर एक मौसम में अलग अलग प्रकार से रहते हैं। अभी हमने आपको पीछे जो बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं कि एक ही मौसम में एक ही तरह से तो नहीं रहते हैं। तो ये क्या है कि हर एक मौसम में अलग अलग, अब जैसे कि हर एक फल का एक सीजन होता है, अपने सीजन में ही वो फल देगा, अलग तो नहीं दे देगा। तो इसी कारण से जब जिसका सीजन होता था वह उसी प्रकार से फल देता था। तो आगे अगर इसमें देखा जाए, तीसरा कारण क्या है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार घूमते रहते थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रारंभिक मानव को यह नहीं पता था कि धान जो है वो बरसात में ही होता है और गेहूं ठंड में होता है। ये तो हम लोगों को धीरे धीरे पता चला है ना, क्योंकि जब हम किसी जगह पर 20 साल से अधिक रह लेते हैं तभी हमको वहां के जलवायु के बारे में पता चलता है। जियोग्राफी में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जियोग्राफी में बताया जाता है कि हम किसी भी जगह का जलवायु वहां पे रहने के पश्चात जब एक्सपीरियंस कर लेते हैं तब पता चलता है। तो कम से कम वहां पर कितने दिनों तक रहना पड़ेगा? 20 से अधिक वर्षों तक, तभी आपको पता चलेगा। तो यहां पर तीसरा कारण क्या था कि फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसीलिए उनकी तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। उसके अलावा चौथा कारण क्या था कि बिना पानी के किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं था और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो ये तो आपको पता है कि मानव की बेसिक नीड क्या होती है? खाना और रहना, पानी पीना। तो भोजन इनको मिल जाता था, जैसे कि नदी के किनारे ये लोग हैं। एक आप लोग इमेजिन करिए, आप लोग जिज्ञासु बनिए, जानने का प्रयास करिए। आप लोग इमेजिन करिए कि मान लीजिए मानव नदी के किनारे रह रहा है, तो उसको पानी भी मिल रहा है, पेड़ पौधे भी नदी किनारे रहते हैं, फल फूल भी मिल रहा है। उसके अलावा और क्या इसको प्राप्त हो रहा है? इसके अलावा मानव को यहां पर रहने से जो जंगली जानवर पानी पीने के लिए आएंगे नदी के किनारे, तो उनका ये लोग शिकार भी कर सकते थे। तो यहां से इनको भोजन भी मिल रहा है, तो यहां पर सारी चीजें इनको प्राप्त हो रही हैं। तो इसी कारण से ये लोग नदियों, झीलों, तालाबों के किनारे रहने लगे थे। और क्या था आखिरकार एक कारण? कारण तो और भी होगा। तो कारण और क्या था इसमें कि जो मानव था, मानव नदियों के किनारे जो बसने लगा था, तो आप लोग आगे की जो सभ्यताएं होंगी, इन सभ्यताओं के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे कि ज्यादातर नदियों के किनारे ही आपको सभ्यताएं मिली हैं। तो आगे हम लोग देखें कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब जो आरंभिक मानव है तो उसके बारे में हमको जानकारी भी तो कहीं ना कहीं से प्राप्त होती होगी। तो आखिरकार इस मानव के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है? पहली बार हमको कहां से जानकारी प्राप्त हुई? तो इसके बारे में अगर कुछ चीजें देखा जाए तो जो प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारियां मिलती हैं तो आपकी क्या है कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों।
आप समझिए कि जैसे कि जो पुरातत्वविद हैं जब खुदाई करते हैं, खुदाई से प्राप्त चीजों के आधार पर जो औजार मिले हैं, जो उपकरण मिले हैं, वो कैसे उपकरण मिले हैं कि इन उपकरणों का प्रयोग ये लोग किस चीज के लिए करते थे। तो उपकरणों का प्रयोग प्रायः आखेटक, शिकार के लिए, जानवरों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसमें से आपके कुछ हड्डियां मिली हैं और कुछ आपके पत्थर के आकार मिले हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त हुई हैं। उसके अलावा अगर और भी कुछ चीजें देखा जाए कि जैसे बाण हो गया, हथियार, कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने में किया जाता था। तो ये आपकी बेसिकली बात किस कारण की हो रही, किस टाइम पीरियड की हो रही, तो ये आपके जब झोपड़ियां बनाने लगे थे, जब रहने लगे थे, तो यह टाइम पीरियड आपका है कौन सा, तो नवपाषाण काल। कौन सा आपका, नवपाषाण काल। कौन सा है मित्रों, तो नवपाषाण काल का टाइम पीरियड है आपका। इसके अलावा अगर और भी कुछ चीजें देखी जाए तो उसमें और क्या महत्वपूर्ण चीजें इसमें आती हैं। तो देखिए इसमें आगे आगे इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो अगर और इसमें कुछ देखा जाए तो देखिए ये कुछ आपके उपयोग करने वाले औजार आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये पत्थर के कुछ औजार आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रायः इनको आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर कुछ पत्थरों के औजार दिखाए गए हैं। तो ये औजार आपके कौन कौन से थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो पत्थर के औजारों का प्रयोग ये जो हैं आपके, इनको हम चॉपर चॉपिंग, आप लोग जानते होंगे कि चॉपर चॉपिंग संस्कृति का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि जो ये संस्कृति है या किस तरीके से आपके प्रयोग में आई। आखिरकार इन उपकरणों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता था, कहां किया जाता था, तो उस पर अगर देखा जाए कि इन उपकरणों का प्रयोग कहां पर किया जाता था, कैसे किया जाता था। तो जो बड़े पत्थर थे एक किनारे से उसको धारदार बना दिया जाता था और धारदार पत्थरों में इसमें क्या किया जाता था मित्रों, तो धारदार पत्थरों से इनको मांस को काटने के लिए, जानवरों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो आगे इसमें देखते हैं कि आगे इसमें और भी महत्वपूर्ण चीजें जो हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आगे ये जो रहने की कुछ जगहें, देखिए इसको पहले आप लोग ध्यान से देखिए। यहां पर कुछ आपके जो दिए हुए हैं पुरातात्विक स्थल दिए हुए हैं, इनके बारे में आप लोग देखिए ध्यान से। इसमें कुछ आपके पुरातात्विक स्थल दिए हुए हैं। अब कौन कौन से स्थल हैं, सर इसका पीडीएफ आप देंगे क्लास होने के बाद। जी जी जरूर, इन सब चीजों का आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त होगा। जितनी भी क्लास होती है सबका पीडीएफ मिलेगा क्लास के बाद। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये जो हमारा बुर्ज होम है, बुर्ज होम, और यहीं पर आपका गुफ कराल है। तो बुर्ज होम से हम, ये आपका नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। ये जो आपके ऐसे दिए गए हैं ये आपके सारे नवपाषाण कालिक स्थल हैं। तो आप जानते हैं कि बुर्ज होम से आपके गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। तो बुर्ज होम से किस चीज का प्रमाण मिला है मित्रों, तो गर्त आवास का प्रमाण। गर्त आवास का प्रथम प्रमाण आपका बुर्ज होम से मिला है। आखिरकार गर्त आवास क्या होता है, गर्त आवास होता है जहां पर हम लोग गहराई में नीचे गड्ढा खोद करके ऊपर से उसको ढक देते हैं और वहां पर हम लोग रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गर्त आवास। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के आप लोग यहाँ पर प्रयागराज के पास एक ये कोलडीहुआ जगह पड़ती है।
यहां से आपके चावल के प्रमाण सर्वप्रथम मिले हैं। तो यहां से क्या मिला है? चावल का प्रमाण, चावल का प्रमाण। और ये भी आपका कौन सा स्थल है? यह नवपाषाणिक स्थल है, ये भी आपका नवपाषाणिक स्थल है। फिर ये आपका दाऊजी हेडिंग, यह भी आपका नवपाषाणिक स्थल है। अब साउथ में एक आप बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल के बारे में आप लोग जानते हैं, ये टेलीग्राम चैनल आप लोगों को मिल जाएगा, क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। तो ये पयमपल्ली जो है ये आपका साउथ का हो गया। हेल्लूर यह भी आपका नवपाषाणकालीन स्थल है। और यहां पर आपका मेहरगढ़ आधुनिक आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास पड़ता है। कहां पर? पाकिस्तान बलूचिस्तान में यह आपका पड़ता है। उसके अलावा और आपके जैसे कि कुरनूल की गुफाएं हैं, यह आपके पूरा पाषाणकालिक स्थल है जो आपकी कुरनूल की गुफाएं हैं। उसके बाद से जो आपका आधुनिक मानव है, आधुनिक नगर, जैसे कि आप लोग मुंबई को जानते हैं, यह आपका आधुनिक नगर है। तो ये आपके कुछ स्थल हैं, इनके बारे में आप लोग देख लीजिए और फिर इनके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप लोग इसको आप लोग एक बार देख लीजिए सही तरीके से कि कौन कौन से क्षेत्र में कहां पर कौन सा स्थान है। एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ये भीमबेटका, जो आपका विंध्य घाटी क्षेत्र में भीमबेटका पड़ता है, यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका स्थान है, पुरातात्विक स्थान है। तो इनके बारे में एक बार आप लोग सब लोग देख लीजिए। तो आगे के हम देखते हैं, आगे के जो स्थान हैं उनके बारे में देखते हैं। अगला, अब बहुत सारे जो आपके उपकरण हैं पत्थरों के पाए गए हैं, उसके बारे में तो अभी आप लोगों को बताया गया कि आपके बहुत सारे उपकरण जो पत्थरों के पाए गए हैं। उसके बाद आगे के जो आपके उपकरण हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है और यहां पर आपकी बहुत सारी गुफाएं प्राप्त होती हैं। बहुत सारी गुफाओं के बारे में यहां पर हमको वर्णन मिलता है। तो देखिए यहां पर एक शैल चित्र मिलता है। अच्छा, शैल चित्र क्या होता है कि पत्थर पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको हम शैल चित्र नाम से जानते हैं। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो स्क्रीन में आपके सामने फिगर बना हुआ है यह आपको दिख रहा है? अगर आप लोगों को दिख रहा है तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप सब बताइए कि आपको दिख रहा है। और एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। तो यहां पर अब जो चित्र बनाए जाते थे, प्रायः यह चित्र पत्थरों में बनाए जाते थे, पत्थरों में उकेरे जाते थे। अच्छा, पत्थरों में उकेरने का कारण क्या था? यह एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यहां पर एक जानवर है, उसको पीछे से एक कोई जैसे कि पीछे से उसको कोई दौड़ा रहा है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि शिकार कर रहा है किसी जानवर का। तो इसी प्रकार के गुफाओं में चित्र मिलते हैं और यह आपका मध्य प्रदेश हो गया, दक्षिण उत्तर प्रदेश हो गया कि गुफाओं में ये प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आपका जो भीमबेटका स्थान है वहां से ऐसे चित्र मिले हैं। कहां से? तो भीमबेटका से, भीमबेटका से ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो लोग आखिरकार गुफाओं में क्यों रहते थे? गुफाओं में रहने का कारण क्या था? तो गुफाओं में रहने का सबसे बड़ा कारण था कि जब लोगों के पास कोई घर नहीं था, तो आप लोगों को पता है कि प्राकृतिक रूप से भी गुफाएं बनती हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से गुफाएं बनती हैं तो उन गुफाओं में ये लोग धूप से हो गया, बारिश से हो गया, ठंडे से हो गया, बचने के लिए उसमें चले जाते थे।
और उसमें छुप जाते थे। तो प्रारंभिक मानव रहने के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया किन चीजों का? तो गुफाओं का प्रयोग। ये लोग गुफाओं में जा करके वहां पर रहा करते थे और अपने आप को जंगली जानवरों से और धूप से, जाड़े से बचा लेते थे। उसके अलावा अगर और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखी जाए तो उसमें आपकी जो और भी चीजें हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि कुछ पुरा स्थल है। वो पुरा स्थल हमारे कौन कौन से हैं, उन पुरा स्थलों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से आपके पुरा स्थल हैं? अच्छा, पुरा स्थल किसे कहते हैं? पहले एक बार ये देख लेते हैं कि आखिरकार पुरा स्थल क्या होता है। हम अगर आपको पूरा स्थल बता रहे हैं तो पहले ये भी तो जान लो कि पूरा स्थल आखिरकार होता क्या है। क्योंकि पूरा स्थल तो आप बोल दिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या होता है? ऐसा स्थान जहां से खुदाई में आपको औजार, बर्तन, प्रमाणिक चीजें प्राप्त होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पूरा स्थल बोलते हैं। किसी भी प्रकार के अवशेष प्राप्त होते हैं, जब हमको अवशेष प्राप्त होते हैं तो इसको हम क्या नाम से जानते हैं? पूरा स्थल नाम से जानते हैं। और जैसे कि ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं और यही आपके पूरा स्थल होते हैं। उसके अलावा आगे इसमें दिया हुआ है कि मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफा ढूंढो। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, जब हमने मानचित्र आपको दिखाया था तो उसमें हमने आपको बहुत सारे स्थल बताए थे। तो आखिरकार कुरनूल से आपको सर्वप्रथम राख के अवशेष मिले हैं। अच्छा, राख के अवशेष हमको संकेत दे रहे हैं कि अगर राख का अवशेष मिला है तो आखिरकार मानव आग जलाना सीख गया था। और आग जलाना जो मानव सीखा था तो वो हमारा कब का मानव था? तो वो हमारा मानव था नवपाषाण काल का। तो बेसिकली अब अगर कुरनूल की बात किया जाए तो कुरनूल की गुफा आपकी कब की है? तो नवपाषाण काल की। कब की मित्रों? तो नवपाषाण काल की। तो ये आपकी नवपाषाण काल की। और आग का प्रयोग किन किन कारणों से किया जाता रहा होगा, किन किन चीजों के लिए किया जाता रहा होगा? तो आग का प्रयोग प्रायः जैसे कि रोशनी के लिए, जानवरों को पकाने के लिए, जानवरों से आत्मरक्षा करने के लिए और ठंडी में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए क्या किया जाता था? आपके आग का प्रयोग किया जाता था। और प्रायः क्या है कि अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो आधुनिक काल में जो हमारा अब का टाइम पीरियड चलता है तो हम लोग आग का प्रयोग किस कारण से करते हैं, किन किन चीजों के लिए कर रहे हैं? तो इसके बारे में आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग आग का प्रयोग आजकल किन चीजों के लिए करते हैं। तो बताइए आप लोग कि आग का प्रयोग किन चीजों के लिए आप कर रहे हैं। अब जैसे कि नाम, जो आपके पूरा स्थलों के नाम रखे जाते थे, आखिरकार जो पूरा स्थल है उनके नाम और तिथियों के बारे में हमको कैसे पता चलता है? तो तिथियों के बारे में तो जो कार्बन डेटिंग होती है उससे हम लोग जानते हैं। कई प्रकार की जो तिथियां निकालने की विधियां हैं तो उनसे हम लोग तिथियों के बारे में तो जान सकते हैं। जैसे कि आप बेसिकली जानते हैं कि पुरातत्वविद उन्हें बड़े बड़े नाम रखते थे। आरंभिक काल में जो पूरा पाषाण काल है उसको हम क्या जानते हैं? जो प्रारंभ का हमारा टाइम पीरियड है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो प्राचीन इतिहास है उसके आपको पार्ट को 3 भागों में बेसिकली डिवाइड किया गया है। आपके पाषाण काल को भी 3 भागों में, जैसे कि पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, फिर उच्च पुरा पाषाण काल। तो उसमें से आप लोग
देखिए कि यह दो शब्दों का पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना हुआ। अब पाषाण काल क्यों बोला गया? अब एक चीज यहां पर दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिरकार पत्थर ही हमको क्यों मिले? लकड़ी के भी तो औजार बनाते रहे होंगे। तो हम लोग इस चीज को सोच विचार कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि आखिरकार मानो लकड़ी के भी औजार बनाता रहा होगा। लकड़ी के औजार धीरे धीरे, लकड़ी और हड्डियां समय के साथ समाप्त हो गई, और समाप्त होने के बाद आगे आपके कौन से आ गए औजार? तो पत्थर के औजार आपके बचे रह गए। और पत्थर के औजार जो आपके बचे रह गए वही आपके क्या हुए मित्रों? तो आगे आपके वही आपके उत्खनन से प्राप्त हुए पुरातत्वविदों को। और पुरातात्विक वेत्ता जो होते हैं, जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोगों ने इनकी खोज की। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान तक माना जाता है। अच्छा, यह काल जो हमारा माना जाता है, इतने टाइम पीरियड का क्यों माना जाता है, इसके बारे में भी हमको जानना चाहिए। तो जब तक पत्थरों के हमको औजार प्राप्त हुए हैं, तब तक का टाइम पीरियड हम लोग पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। और पूरा पाषाण काल में जो चीजें हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो उन महत्वपूर्ण चीजों को जान लेते हैं कि आपके पत्थर के बहुत अधिक मात्रा में चीजें प्राप्त हुई हैं। इसको हम लोगों ने अभी हमने आपसे बताया कि आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल, इसको जानते हैं। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियां इसी काल के दौरान घटित हुई, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी चीजें हुई हैं, वो सारी चीजें इसी टाइम पीरियड के आसपास घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक यानी मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं। अच्छा, पर्यावरणीय बदलाव क्या है? कि धीरे धीरे मौसम परिवर्तन, जैसे कि आपको पता है किसी एक क्षेत्र में एक टाइम पीरियड के बाद जब मौसम का परिवर्तन हुआ, जलवायु का परिवर्तन हुआ, तभी मानव जाति ने आगे का विकास किया। तो इसी मौसम परिवर्तन के काल को हम लोग मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय क्या मानते हैं? 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक मानते हैं। इस काल में पाषाण के जो पत्थर के औजार हैं वह आमतौर पर बहुत छोटे मिले हैं। उसके अलावा जो माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल जिनको कहा जाता है, लघु पाषाण काल, आखिरकार पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल, और ये सारी चीजें जो हम लोग जानते हैं, किस बेस पर रखा गया इनका नाम? तो इनका नाम अगर देखा जाए रखा गया तो आपके इनकी जो आपके पत्थर का साइज था, किस तरीके से ये लोग अपना पत्थरों का प्रयोग करते थे औजार के रूप में, इस कारण से रखा गया है। प्रायः जो ये औजार हैं इनमें हड्डियों के औजार भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें आप लोगों को पता है कि जो औजार ये प्राप्त हुए, लकड़ियों के मुट्ठे लगा करके हंसिया और आरी जैसे औजार भी मिलते हैं। साथ ही साथ पूरा पाषाण काल युग में इस प्रकार के औजार आपको प्राप्त होते हैं। उसके अलावा जो नवपाषाण काल है, अगले युग की जो शुरुआत है 10,000 साल पहले से हम लोग मानते हैं, जिसको हम नवपाषाण काल कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं तो आगे क्या चीजें हैं? बदलती जलवायु, जलवायु का आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जलवायु किस तरीके से प्रभाव डाल सकती है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, सारी चीजें दिख रही हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सारी चीजें आपको दिख रही हैं। तो चलिए
लगभग जो 12,000 साल पहले जलवायु अचानक से परिवर्तन की, बहुत ज्यादा परिवर्तन होने लगी। इससे क्या, गर्मी भी आपकी होने लगी, गर्मी भी आपकी बहुत अधिक मात्रा में होने लगी। उसके अलावा परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र जो घास वाले थे वो मैदान बनने लगे। इससे जो आपके जानवर थे छोटे छोटे, जैसे हिरण हो गया, बारहसिंगा हो गया, भेड़ बकरी हो गए, गाय, ये सारी चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करने लगे, स्थानांतरण करने लगे। और ये लोग कहाँ जाने लगे, जो आपके घास के मैदान थे, मैदानी इलाके, वहां पे जाने लगे, ताकि भोजन तो हर एक इंसान को चाहिए। तो भोजन के लिए ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने लगे। और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो लोग भी इनके पीछे पीछे दौड़ करके जाने लगे, क्योंकि इनके खाने पीने की जो आदतें थी तो वो तो नहीं चेंज हो जाएंगी, खाने पीने के लिए तो इनको जाना ही पड़ेगा। और जो प्रजनन के साथ जानकारी हासिल करने लगे, धीरे धीरे क्या करने लगे, जो प्रजनन होने लगा उसके साथ ये लोग जानकारियां प्राप्त करने लगे। और क्या है मित्रों, तो उसके अलावा और क्या चीजें हैं, तो उस पे हम लोग जाने कि ये लोग जैसे कि मछलियों को पकड़ करके जानवरों को पालने लगे, मछलियों को पकड़ने लगे। जैसे कि आपको एक, अगर एसटी जो आप जानते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स, जो आपके निम्न कास्ट के लोग होते हैं, आज भी आपके जो पहाड़ी एरिया में, जो आपके जंगलों में रहते हैं आदिवासी लोग, वो लोग अलग प्रकार की पद्धति अपनाते हैं। आप लोगों को बताया जाए कि ये जो आपके तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में एक ट्राइबल जनजाति है, ये लोग मछली पकड़ने के लिए एक अलग प्रकार की पद्धति का उपयोग करते हैं। कैसी पद्धति है कि ये लोग करते क्या हैं कि जैसे कि तालाब है, तालाब के एक हिस्से को कवर कर लेते हैं, या तो मिट्टी से उसको पूरा कवर कर देते हैं और उसमें एक विशेष प्रकार की पत्तियों का प्रयोग करते हैं और पत्तियों को उनमें डाल देते हैं। तो आधे घंटे में, आधे घंटे के उपरांत ही वो मछलियां सारी उस पत्ती के प्रभाव से सारी बेहोश होकर के ऊपर आ जाती हैं। और जैसे वो बेहोश होकर के ऊपर आती हैं तो लोग उनको पकड़ लेते हैं। जबकि ये चीजें आज से तो नहीं ये लोग कर रहे हैं ना, ये लोग तो बहुत टाइम पीरियड हो गया जब से ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें आज की नहीं है, प्रारंभ से ये लोग यही चीजें करते आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो इनके भोजन में पारंपरिक चेंजेस धीरे धीरे होने लगे, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे। आगे इसमें देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत, किस प्रकार से खेती और पशुपालन की शुरुआत ये लोग कर रहे हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। अब देखिए यहाँ पर मानव धीरे धीरे क्या कर रहा है कि जैसे कि आपको पता है फल फूल पेड़ पौधों से तो ये लोग खाते ही थे, तो धीरे धीरे गेहूं और धान को इन्होंने देखा होगा और उसको इन लोगों ने खाना प्रारंभ कर दिया। और जब इन लोगों ने खाना प्रारंभ किया तो इनको पता चला कि यह हमारा कब पैदा होता है, किस टाइम पीरियड में यह उगता है, किस टाइम पीरियड में यह आता है। क्या क्या करने लगे, जो महिलाएं थे, पुरुष थे, धीरे धीरे इनको इकट्ठा करने लगे और इकट्ठा करके रखने लगे। और इनको पता चलने लगा कि जो गेहूं है किस समय पर यह पैदा होता है, चावल है यह किस समय तक पैदा होता है, कैसी भूमि चाहिए, कैसी उर्वरक क्षमता चाहिए, कैसी क्या चीजें चाहिए, सारी चीजों का ज्ञान इनको होने लगा। और जब इनको पता चलने लगा तो ये लोग वैसे ही उत्पादन करने लगे। तो जैसे कि गेहूं और जौ के
आपको जो सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं तो आपके कहाँ पर प्रमाण लेते हैं? किरथर की पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, सुलेमान, किरथर, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। आखिरकार ये पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर? तो आपकी जो ये पहाड़ियाँ हैं ते आपकी बलूचिस्तान, कहाँ पर मित्रों? यह बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में पड़ती हैं, जो आपका आधुनिक पाकिस्तान में है। उसके अलावा आयुषी पांडे, they got to know about how a crop grow with continuous observation for a long time। जी, जब लगातार किसी एक चीज को देखेंगे कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं, किस टाइम पीरियड पर क्या चीजें पैदा हो रही हैं, तो उसी टाइम पर तो इनको पता चलेगा। अंचल शर्मा, राधे राधे, राधे राधे अंचल शर्मा। तो उसके अलावा हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि इसमें आगे दिया हुआ है चावल के प्रमाण। अच्छा, चावल इनको कब मिला? धान जैसे कि है, दिया आपको कोल्डिहुआ, कोल्डिहुआ से चावल के प्रमाण मिलते हैं, और ये आपका प्रयागराज के पास पड़ता है। और एक आपका अभी हाल ही में एक पूरा स्थल की खोज हुई है जिसको हम लोग लहुरा देवा नाम से जानते हैं। लहुरा देवा, यहां से आपके 8000 वर्ष पहले, 8000 वर्ष पहले यहां से हमको धान की भूसी के बारे में प्रमाण मिलता है। और ये है कहां पर? लहुरा देवा। तो संत कबीर नगर आपका जो जिला पड़ता है, संत कबीर नगर, कौन सा? तो आपका संत कबीर नगर जो आपका जिला पड़ता है, वहां पर यह आपको प्राप्त होता है। उसके अलावा इसी तरीके से लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख करके जानवरों को आकर्षित किया और उनको क्या किया? अपना पालतू बना लिया, क्योंकि इनको पता चलने लगा कि जानवर जो है उसको अगर हम लोग पालतू बना लेंगे तो आखिरकार उससे हमको प्रॉफिट क्या क्या होगा। तो एक चीज आप लोग समझिए कि जो जानवर है उसको अगर ये लोग पालतू बना लेंगे तो उससे इनको प्रॉफिट क्या क्या हो रहा है। पहली बात तो अगर दुधारू पशु हैं तो इनको दूध मिल रहा है, खाने की चीजें मिल रही हैं, और अगर किसी एक टाइम पीरियड में इनके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, क्या उन जानवरों का भी सेवन कर लेते थे। तो ये लोग उनको पालने लगे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करने में ये इनका प्रयोग करते थे अपना सामान ले जाने के लिए। क्योंकि पहले तो प्रारंभ में ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुछ भी लेकर के नहीं जाते थे, सारी चीजें छोड़ देते थे। लेकिन धीरे धीरे ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी जाने लगे और अपने साथ सामान को भी लेकर के जाने लगे, सामान कैरी करने लगे। और जब सामान लेके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनको किसी एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहली बार इन लोगों ने जानवरों को अपना पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया। उसके अलावा आगे अगर हम लोग देखें तो आगे इसमें और क्या है कि आगे हम लोग देखते हैं यहां पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये तो आपको पता ही हो कि सर्वप्रथम जो पालतू पशु था तीन लोगों ने किसको बनाया? कुत्ते को। वो भी आपका जंगली जो आपका कुत्ता है उसको इन्होंने क्या बनाया? पहला पालतू पशु था। धीरे धीरे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय, सूकर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने दिए। अच्छा, एक चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमको जो सिंधु सभ्यता घाटी है वहां से कौन से जानवर के प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं? कौन कौन से जानवरों के प्रमाण प्राप्त होते हैं ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन हमको प्राचीन सभ्यताओं से कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं? तो आगे लोग क्या करने लगे कि जैसे कि पौधे हैं उनको उगाने लगे और वहां पर रहने लगे, और धीरे धीरे यह रहने की प्रक्रिया इनकी प्रारंभ हो गई। इसी में आगे हम लोग देखते हैं तो
आगे अगर देखा जाए तो इसमें क्या करने लगे कि जैसे कि ये लोग धीरे धीरे जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को उगाने का कार्य करने लगे। और जो काफी बार क्या होता है कि जो आपके जंगली पौधे होते हैं और जिन पौधों को आप लोग बड़ा करते हैं, दोनों में अंतर मिलता है। आखिरकार अंतर क्या मिलता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या अंतर मिलता है। तो इसमें आपके अंतर क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं उसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये लोग सिर्फ उन्हीं जो पेड़ पौधे थे, उन्हीं पेड़ पौधों का प्रयोग करते थे। किसके लिए? जो आपका जैसे कि पेड़ पौधा कोई लगाते थे, क्या उन्हीं को केवल रखते थे जिनमें से बीमारियां ना आए। जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, इनको नहीं पता था कि कौन सा पेड़ हमारे लिए नुकसानदायक है, कौन सा हमारे लिए फायदेमंद है। धीरे धीरे इनको पता चला और ये लोग उन्हीं पेड़ों को सिर्फ अपने आसपास लगाने लगे जो इनको फल देते थे समय समय पर, जो इनके लिए उपयोगी होते थे और जिनसे इनको अनाज प्राप्त होता था। साथ ही क्या करने लगे कि ये लोग जो मजबूत डंठल वाले अनाज थे उनका ये लोग प्रयोग करने लगे। जैसे भांग का पौधा, इन सारे पौधों के बारे में अभी आप लोग मत जानिए। भांग का पौधा और अफीम बन जाती थी, ये सारी चीज़ें बाद की चीज़ें, इनके बारे में भी पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा कि अफीम की खेती कैसे करवाई जाती थी। ये तो ब्रिटिशर्स काल की बात हो गई ना, कि लोग अफीम की खेती करवाते थे। आपके बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सारे क्षेत्रों में ये लोग अफीम की खेती करवाते थे। अफीम युद्ध भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ओपियम वार जब चाइना का होता है, 2 बार वार होता है, फर्स्ट ओपियम वार, सेकेंड ओपियम वार 1848 1852। तो इसके बारे में हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे जो हमारा अफीम वार है। तो अभी इसको देख लेते। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और करीब 12,000 साल पहले प्रारंभ हुई। तो पहली बार जो आपकी प्रारंभ हो रही है बसने की प्रक्रिया, तो कब हो रही थी? 12,000 वर्ष पहले। वास्तव में हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। सर्वप्रथम जो खेती धान जौ उगने लगे, जी जी जरूर, लेकिन सबसे पहले जो हम लोग मानते हैं कि खेती इन लोगों ने प्रारंभ किया तो कौन सी? तो जौ और गेहूं की। लेकिन सबसे पहला प्रमाण हमको मिलता है धान का। तो आप लोग समझिए कि प्रमाण मिल रहा है धान का, लेकिन जो खेती इन लोगों ने प्रारंभ की तो जौ की और गेहूं की। और किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां, ये हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कहां पर इन लोगों ने प्रारंभ किया, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां। उसके अलावा आगे अगर इसमें देखा जाए तो आगे इसमें हम देखते हैं एक नवीन जीवन शैली। अब धीरे धीरे इनको पता चलने लगा कि कामनी मिश्रा बहुत बढ़िया, गेहूं और जौ। तो अब धीरे धीरे इनको पता चल रहा है कि आखिरकार जो बीज है ये इसी से बनता है। तो ये लोग अब बीज भी रखने लगे अपने पास, और बीज को रखने के साथ साथ और क्या करने लगे कि अपने लिए संग्राहक भी बन गए, कि इनको रखते भी थे। और पौधों की सिंचाई के लिए, खरपतवार हटाने के लिए, जैसे कि आप लोग आधुनिक युग में करते हैं, कि धीरे धीरे कुछ महीने या साल में ये लोग सीखने लगे कि कैसे हम लोगों को खेती करना है और जो पौधा है उसका पालन किस तरीके से करना है। पालन का मतलब कि कैसे इसको हमको बचा करके रखना है। तो इसके बारे में भी ये लोग जानने लगे। और जैसे कि बहुत सारे कीड़े होते हैं जिनसे सुरक्षा करनी पड़ती है पेड़ पौधों की, तो चिड़ियों से, कीड़ों से
कैसे हमको सुरक्षा करनी है, इन सारी चीजों के बारे में भी ये लोग जानने लगे। और धीरे धीरे अनाज को बीज के रूप में भी रखने लगे। तो धीरे धीरे ये लोग सारी चीजें करने लगे। आखिरकार ये जो चीजें थी कहां से इनको प्राप्त हो रही? अब यहां पर अगर ये लोग खेती करने लगे हैं तो और क्या करेंगे साथ में कि बर्तनों का भी अब प्रयोग करेंगे, क्योंकि खाने पीने के लिए इनको बर्तन भी तो चाहिए, तो इनको बर्तनों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। बर्तन भी ये लोग बनाने लगेंगे। तो आखिरकार बर्तन कैसे? तो प्रारंभ में ये लोग मिट्टी के बर्तन और टोकरियां, और फिर क्या किया कि धीरे धीरे आप जानते हैं कि गर्त आवाज भी मिलने लगे थे। जमीन में गड्ढा खोदने लगे जमा करने के लिए सामान। जैसे कि आपको पता है कि अगर ये लोग कुछ जमा करते थे तो ये लोग क्या करते थे कि जमीन में गड्ढा खोद करके जमा कर लेते थे। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, सब लोग लाइक कर दीजिए क्लास को। अगर आप सबको सारी चीजें समझ में आ रही हो, किसी को कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब यहां पर आगे एक आपका हेडिंग आ रहा है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब हम लोग इसको कैसे मान सकते हैं कि जो हमारे जानवर हैं वो चलते फिरते खाद्य भंडार हैं? तो अगर इसके बारे में हम लोग देखें कि इसको हम चलता फिरता खाद्य भंडार क्यों बोल सकते हैं, तो जानवरों का आपको पता है कि ये लोग जब इधर उधर भ्रमण करते हैं तो साथ में बच्चे भी देते हैं, तो इनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है। तो ये लोग क्या करते थे, इनको अपने साथ लिए रहते थे और समय समय पर मांस भी खाने के काम आते थे और दूध भी खाने के लिए मिलता था। तो इनका ये लोग पालने लगे और पशुओं का भंडारण करने लगे। इसलिए जब आप वैदिक पीरियड में पढ़ते हैं तो पशुधन बोला जाता है, मतलब पशुओं को धन के रूप में ये लोग मानते थे। उसके अलावा आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में, जो आपके प्रारंभिक कृषक थे उनके बारे में और जो पशुपालक थे उनके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं कि इसमें आगे आपका दिया गया है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि पुरातत्वविद जो उनको खोदते हैं, जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इन चीजों को खोजने का जो कार्य करते हैं उसके बारे में अगर देखा जाए तो शुरुआती कृषक पशुपालक होने के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि जहां से हमको खेती के प्रमाण मिले हैं वहीं से हमको पशुपालक के भी प्रमाण मिले हैं। क्योंकि खेती करने के लिए आपको पता है हल का ये लोग प्रयोग करते थे, तो साथ में किसका, इनको बैलों का साथ में होना, क्योंकि हल का प्रयोग करेंगे तो स्वयं से तो नहीं खींचेंगे, तो बैलों का प्रयोग करते थे। तो इसी तरीके से आपके पश्चिमोत्तर क्षेत्र हो गया, आधुनिक कश्मीर हो गया और पूर्वी दक्षिण भारत में इसके प्रमाण पाए गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि दक्षिण में आपका हेल्लूर हो गया, अभी हमने आपको पयमपल्ली हो गया, पश्चिमी क्षेत्र में आपका मेहरगढ़ हो गया, कश्मीर में आपका गुफ कराल और जो बुर्जहोम गुफ कराल, ये दो आपके कश्मीर में पाए जाते हैं। उसके अलावा आगे अगर देखा जाए तो आगे इसमें देखते हैं कि जो वैज्ञानिकों को खुदाई से पौधे और पशु प्राप्त होते हैं और उनकी जो हड्डियां होती हैं उनसे जब हम लोग प्रमाण खोजते हैं, जब उनकी आगे हम खोज करते हैं तो उसमें जो चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं, जैसे कि अनाज के दाने मिलते हैं, जले हुए दाने मिलते हैं, उनके जो अवशेष मिलते हैं, तो हमको पता चलता है कि इन अनाजों को जानबूझ करके जलाया गया है, क्योंकि खाना पकाने के लिए प्रयोग किया गया होगा। तो इन सारे प्रमाणों से हमको पता चलता है कि जो हमारे पशु हैं और जो खेती की गई है विभिन्न विभिन्न स्थलों से अलग अलग जगहों पर की गई है। और हड्डियों से हमको क्या प्राप्त होता है, हड्डियों से पता चलता है कि कौन से जानवरों का पालन किस टाइम पे कौन किया करता था, किस समय पर कौन किस जानवर को प्रयोग किया जाता था। उसके बाद
आगे अगर इसमें देखा जाए स्थायी जीवन की ओर, धीरे धीरे ये लोग एक स्थायी जीवन की ओर जाने लगे। अब यहां पर अगर स्थायी जीवन की बात की जाएगी तो यहां पर हमको घरों के प्रमाण मिलेंगे, जो हमारे घर हैं घरों के प्रमाण मिलेंगे, कैसे बसावट की गई धीरे धीरे, तो उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होगी। इस पैराग्राफ में आप लोगों को कुछ औजार भी दिख रहे होंगे, जैसे कि आपको पता है कि घरों के जो निशान प्रमाण हमको मिलते हैं, तो आपको कुछ जगहों के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो उसमें से आपका बुर्ज होम हो गया, वर्तमान कश्मीर में गड्ढे, जैसे कि आपको हमने बताया था कि गर्त आवास बना करके रहते थे ये लोग। कैसे रहते थे मित्रों? तो एक गर्त आवास बना करके रहते थे। उसके अलावा इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इन्हें ऊपर से ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली ही। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर खाना पकाते रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो प्रमाण मिले हैं, तो यहाँ पर क्या प्रमाण मिले हैं कि जो लोग रहे होंगे तो ये लोग झोपड़ियों के बाहर भी खाना बनाते थे, और अगर ठंड नहीं है गर्मी पड़ रही है तो झोपड़ियों के बाहर भी खाना बनाते थे। दोनों जगहों पर आग जलाने के प्रमाण मिले हैं। कहीं कहीं पर प्रमाण हमको मिलते हैं कि समूह खाना बनता था, मतलब एक तरह से 7 चूल्हे मिले हैं। तो कहीं कहीं पर एक साथ बहुत सारे चूल्हों का भी प्रमाण मिलता है। उसके अलावा बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। आखिरकार इनमें भिन्नता क्या थी? तो जो आपके पूरा पाषाण कालीन पत्थर होते थे, ये आपके बड़े और कैसे होते थे? अनगढ़, मतलब इनको किसी भी प्रकार का शेप नहीं दिया जाता था, बस काट करके इनका प्रयोग किया जाता था शिकार के लिए। फिर इनमें छोटा धारदार बनाए गए और छोटे किए गए, इनको हम मध्य पाषाण काल के औजार मानते हैं। फिर जब छोटे पत्थरों में नुकीले दार बनाए गए, उनको नुकीलापन दे दिया गया, तो इनको हम क्या बोलने लगे? नवपाषाण कालीन पत्थरों के रूप में हम इनको जानने लगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि धीरे धीरे इनकी धार को और पौना किया जाने लगा, पालिश चढ़ाई जाने लगी। तो इस प्रकार से जो पत्थर थे, पत्थरों का जिनको अपडेट करना बोलते हैं, आगे इनको और अच्छे से बनाया जाने लगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों को प्राप्त चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज भी आप लोग जानते हैं कि ओखली और जो मूसल है, इसका प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसके अलावा कुछ चीजें अगर देखी जाए तो आपको ये सामने कुछ पत्थर दिख रहे होंगे। इन पत्थरों को आप लोग देखेंगे 30 में, ये पत्थर आपके नवपाषाण कालीन कुछ उपकरण हैं। इसको हम लोग चॉपिंग नाम से जानते हैं। क्या? चॉपिंग नाम से। आखिरकार चॉपिंग क्या? आज भी आप लोगों के घर में चॉप करने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास मिल जाते हैं उपकरण। तो कोई भी जानवर होता है, जानवर की हड्डियों को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो उसके अलावा आगे अगर देखा जाए तो कई सारे स्थलों से हमको क्या मिले हैं? तो ये घड़ों के प्रमाण भी हमको बहुत सारे स्थलों से प्राप्त होते हैं। बहुत सारे जो स्थल हैं वहां से हमको पालिशदार जो उपकरण होते हैं उनके भी प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा और अगर देखा जाए तो जो हमारी, जैसे कि आप लोग जानते हैं, बर्तनों का जो प्रयोग किया जाता था सामान को रखने के लिए, बर्तनों का उपयोग और किन चीज़ों में किया जाता था? तो खाना बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था। और जैसे कि अब इस टाइम पीरियड में नवपाषाण काल में
जो मानव था, मानव के जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई, अनाज, ये सारी चीजें एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाने की चीजें हो गई थी। अब लोग इन्हीं चीजों को खाने के लिए प्रयोग करते थे और साथ साथ लोग बुनाई भी करने लगे, कपड़े वगैरह भी बनाने लगे। इसके लिए वो लोग जैसे कपास हो गया, कपास का भी उत्पादन करने लगे। और ये मानव कब का है हमारा? तो ये नवपाषाण काल का मानव है, जब उसने पहिए का भी आविष्कार कर लिया, आग का भी आविष्कार कर लिया और ऐसे सारे उपकरणों का आविष्कार कर लिया, जिससे वह एक प्रथम नगरीकरण की ओर बढ़ने लगा। फिर उसके बाद से हमको आगे प्रमाण मिलता है एक मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ के एक घर का प्रमाण प्राप्त होता है। आगे इसमें देखते हैं कि आगे क्या चीजें हैं। लोगों ने समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट किया और धीरे धीरे मौसम के अनुसार, जिस तरीके से मौसम होता था उस तरीके से ये लोग अपने आप को बदल लेते थे और अपनी जीविका चलाते रहते थे। और मानव भोजन का संग्रहण करने लगा। धीरे धीरे मोहन भोजन को यह इकट्ठा करके अपने पास रखने लगा। अब जो हमारा मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ जो ईरान जाने वाले रास्ते का महत्वपूर्ण एक स्थान प्राप्त होता है। जैसे ईरान हम लोग जाते हैं तो जो आपका बोलन दर्रा है, ईरान जाने पर हमको बोलन दर्रा प्राप्त होता है। कौन सा मित्रों? तो ये बोलन दर्रा, उसी के आसपास एक समतल हरा भरा स्थान है और यह वह स्थान है जहां से मानव ने सर्वप्रथम गेहूं और जौ उत्पादन करना प्रारंभ किया और बकरी को पालना प्रारंभ किया। जैसे कि अभी हमने बताया था कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास क्या मेहरगढ़ आपका उसी क्षेत्र में पड़ता है। यहां पर आपके बहुत विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। और यहां पर कौन कौन से जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? तो उनमें आपके हिरण हो गया, सुअर हो गया, जंगली जानवर हो गए, भेड़ बकरी हो गई, इन सारी चीजों के हड्डियां प्राप्त हुई हैं। जैसे कि एक स्थान है, एक स्थान से बहुत सारे जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। तो इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर जो लोग थे समूह में भोजन भी किया करते थे, क्योंकि इतने सारे जानवरों की अगर हड्डियां प्राप्त होती हैं तो समूह में भोजन का निर्देशन करती हैं। और इसमें आगे जो जानकारियां प्राप्त होती हैं कि ये लोग मृत्यु के बाद जो शव होता था उसको दफनाने का कार्य करते थे। मृत्यु के बाद क्या करते हैं? सामान्यतः सगे संबंधी जो होते थे उनको दफनाने का कार्य कर रहे थे। आयुषी पांडे, आपको मिस कर रहे थे सर 3 दिन से। कोई बात नहीं, अब रेगुलर आप लोगों की क्लास चलेगी। आप लोग सब लोग टाइम से जुड़ जाए करिए समय पर। 4 से 5 टाइमिंग रहेगी क्लास की। तो ये लोग करते क्या थे कि जब दफनाते थे, दफनाने के साथ साथ कब्रों के साथ जो कब्र में दफनाते थे तो उसके साथ कुछ सामान भी रखते थे। इनकी मान्यताएं थी। मान्यताएं क्या थी कि ये लोग मानते थे कि जो इंसान है मृत्यु के बाद भी वह आता है और वह जीवित रहता है, तो उसके जरूरत की सारी चीजों को रखा जाता था उसके साथ। और जो चीजें हमको प्राप्त होती हैं तो मेहरगढ़ से बहुत सारी ऐसी कब्रें प्राप्त हुई हैं जहां पर इनके साथ भोजन भी रखा जाता था। मेहरगढ़ से हमको एक ऐसी कब्र का प्रमाण मिलता है जहां पर जो आपके मनुष्य है, मनुष्य के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। अच्छा, बकरी को साथ में क्यों दफना दिया गया था? तो बकरी को साथ में दफनाने का कारण सिर्फ ये था कि जो मानव है मृत्यु के बाद भी भोजन के लिए वापस आता है। अब यहां पर आप लोग एक चित्र को देखिए पहले। ये आपका फ्रांस से मिला है, फ्रांस की एक गुफा है, वहां से ये चित्र मिला है।
तो इस चित्र को अगर आप लोग देखेंगे, यह लगभग 100 साल पहले इसकी खोज की गई थी और यह चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 वर्ष पहले का माना जा सकता है। और यहां पर आपके बहुत सारे जो जानवर हैं एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यहां पर कौन कौन से, जैसे कि जंगली घोड़ा हो गया, गाय हो गया, भैंसा हो गया, गैंडा हो गया, रेनडियर हो गया, बारहसिंगा हो गया, सुअर हो गया, इन सारे यहां पर इन सभी को गहरे चित्रों में दर्शाया गया है। इजिप्टियन भी ऐसा करते थे जी, इजिप्टियन भी ऐसा करते थे। लेकिन ये जो संस्कृति आपकी पाई जाती, जो यहां से पौराणिक स्थल प्राप्त हुए हैं, तो ये जो पौराणिक स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल हैं, ये आपके इजिप्टियन से पुराने माने जाते हैं। जो टाइम पीरियड है इजिप्टियन से पहले का माना जाता है। उनके कॉफिन में कपड़े, हाँ, जो कब्र होती थी, कब्र में इन लोगों की जो प्रथाएं थी, ये लोग जो मानते थे, ये लोग कहते थे कि जो मनुष्य की मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद भी वह आता है और चीजों को उपयोग करता है। तो इस कारण से कब्रों के साथ इन सारी चीजों को दफनाया जाता था। और ये जो रंग है, इनको लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। लौह अयस्क क्या, जैसे कि जो उत्खनन से प्राप्त चीजें हैं, उनसे ये सारी चीजें बनाई जाती थी। और यह चित्र बनाए कब जाते थे? या उत्सवों में बनाए जाते थे। और इनके बारे में बताया गया है कि ये जो चित्र है, या शिकार में निकलने से पहले अनुष्ठान के रूप में ये लोग बनाते थे। जब शिकार में निकलते थे तो एक प्रकार का यह अनुष्ठान इस प्रकार से ये लोग करते थे। उसके अलावा यह आपका एक नवपाषाणिक स्थल के बारे में बताया जा रहा है कि ये आपका अगर देखा जाए तो एक आपका यहां पर बताया जा रहा है कि नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चताल ह्यूक तुर्की में, जो ये चताल ह्यूक है, यह तुर्की का है। यहां पर क्या किया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजें लाई जाती थी। बहुत ही दूर दूर से चीजों को इस स्थान में लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे कि जो सीरिया है, सीरिया में लाया गया चमकदार पत्थर, सीरिया में जो आपका चमकदार पत्थर, जिसको हम चकमक नाम से भी जानते हैं, कौन सा? चकमक पत्थर, यह आपका सीरिया में लाया गया। लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। तो ये जो चताल ह्यूक है तुर्की का, यहां पर ये सारी चीजें लाई जाती थी। तो कौन कौन सी चीजें हो गई आपकी? चकमक पत्थर हो गया, लाल सागर की कौड़ियां हो गई, भूमध्य सागर की सीपियां हो गई, ये सारी चीजें यहां पर लाई जाती थी। तो आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में ये जो आपका संग्राहक और आरंभिक मानव था, इसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। कल हम लोग 6th क्लास का 3rd चैप्टर, जो आपका हिस्ट्री का 3रा चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी का प्रयोग हर जगह पर होता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर एनसीईआरटी से क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेली क्लास में ज्वाइन हुई है, और क्लास की जो टाइमिंग होगी रेगुलर आपकी 4 से 5 रहेगी, और यहाँ पर आपको 6 से लेकर के 12 तक की सारी एनसीईआरटी की क्लासेस आपको पढ़ाई जाएंगी। बाद में ये सब मनी ट्रांजैक्शन की तरह यूज होता था जी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बाद में ये व्यापारिक गतिविधियों के रूप में भी ये सारी चीजें हो गई थी। तो चलिए आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।